हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड दैट इज द सेल। ठीक है, तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने क्या क्या पढ़ा फिलहाल। ठीक है, सेल के हमने देखा सेल मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस प्रकार की होती है, क्या उसके फीचर्स हैं। फिर हमने देखा सेल वॉल जो कि प्लांट्स में पाई जाती है, ठीक है, कुछ एल्गीज में पाई जाती है। उसके बाद हमने देखा कि जो सेल के साइटोप्लाज्म क्या होता है वो हमने देखा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर हमने देख रहे थे। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमने पढ़ा कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस क्या होता है। ठीक है, फिर हमने देखा लाइसोसोम क्या होता है। अब लाइसोसोम के बाद मैं बता रही हूँ आपको पर ऑक्सीजोम। ठीक है, तो व्हाट वी आर स्टडीइंग, सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में जो हम पढ़ रहे हैं अगला है पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं? पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं और लिवर एंड किडनी सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी लिवर की और किडनी की सेल्स में यह पाए जाते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या देख ली, पोजीशन। ठीक है, तो प्लांट सेल में होते ही हैं, साथ ही लिवर और किडनी सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं जिनमें कि वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स। तो उनकी जो लिवर और किडनी होती हैं उनकी सेल्स में यह पेरोक्सिसोम्स पाए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, तो दे आर वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, वेसिकल्स कंटेनिंग एंजाइम्स। ठीक है, ये ऐसे वेसिकल्स होते हैं जिनमें के एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम्स कौन से होते हैं, तो ये एंजाइम्स होते हैं ऑक्सीसोम्स एंड कैटालेजेस। ठीक है, तो ऑक्सीसोम्स और कैटालेजेस एंजाइम्स कंटेनिंग वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। ठीक है, ऑक्सीसोम नहीं, ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। ठीक है, एंजाइम्स में हमेशा एज लगता है, तो कैटालेज और ऑक्सीडेज एंजाइम्स जो हैं इन वेसिकल्स में होते हैं। अब इनका काम क्या है, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होता है, यूजुअली एंजाइम्स जो है वो डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये एंजाइम्स है यह क्या करते हैं, ये लिवर और किडनी सेल्स में होते हैं वर्टिब्रेट्स की, और ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या, जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, वह सब्सटेंस जो कि पॉइजनस हो सकते हैं बॉडी के लिए, उनको ये कन्वर्ट करते हैं किसमें, उनको कन्वर्ट करते हैं नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में। ठीक है, तो व्हाट दे डू, they convert toxic substances into non-toxic substances। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारा जो लिवर होता है वो क्या करता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जो पॉइजन्स हैं, उनको वो कन्वर्ट कर देता है नॉन पॉइजनस में। ठीक है, जैसे कि हम बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन जो है दे आर केमिकल सब्सटेंसेस। यदि आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेंगे तो दे कैन वर्क इज अ पॉइजन फॉर बॉडी। ठीक है, तो उसको, उन ड्रग्स को, उन दवाइयों को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का काम करता है लिवर। ठीक है, तो इस प्रकार यह जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं ये लिवर और किडनी सेल्स में होते हैं, और तब ये क्या करते हैं, यह काम करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन का। वहीं प्लांट सेल में ये पेरोक्सिसोम्स फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन मतलब कि
जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें ये क्या काम करते हैं, यह प्लांट सेल की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन में जो पैरोक्सिज्म्स हैं वो प्लांट सेल्स की हेल्प करते हैं। ठीक, तो यहाँ हमने पढ़ा पैरोक्सिजोम्स, जो कि क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं एंजाइम कंटेनिंग, और कौन से एंजाइम, ऑक्सीडेजेस एंड कैटालेज। ठीक है, तो ये जो है पैरोक्सिजोम हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। तो अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ रहे हैं द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है वो हम देखेंगे। तो पोजीशन क्या होती है, पोजीशन साइटोप्लाज्म में रहते हैं, किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट वन सेल, एंड व्हाट इज दिस वन सेल, दिस इज आरबीसीज। ठीक है, मैमेलियन आरबीसीज। जो मैमल्स में आरबीसीज होती हैं उनमें नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया, साथ ही नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में एक्सेप्ट द मैमेलियन आरबीसीज एंड नॉट प्रेजेंट इन एनी प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है थर्मस बॉटल लाइक स्ट्रक्चर। थर्मस बॉटल, देखिए थर्मस बॉटल क्या होती है, जिसमें हम चाय या दूध गरम जो है या पानी गरम रखने के लिए जिसका यूज करते हैं थर्मस का, उस प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है। अब थर्मस बॉटल का कैसे स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, बाहर एक एक्सटर्नल इंसुलेटरी कवर होता है और अंदर जो है एक अलग जो चैम्बर होता है। ठीक है, तो और इन दो लेयर के बीच में एक गैप होता है और अंदर एक इनर चैम्बर होता है। इसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है रॉड लाइक। ठीक है, किस प्रकार, थर्मस बॉटल लाइक। यहां पर यदि हम देखें, ठीक है, यह जो है इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है इनर मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने बताया कि 2 लेयर होता है, जैसे कि थर्मस बॉटल, तो ये आउटर लेयर हो गई, ये इनर लेयर हो गई। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें फिंगर लाइक जो है प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें फोल्ड्स होते हैं और यह होती है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं इसकी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इट फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड, और इन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, तो यहां पर यह है आउटर मेम्ब्रेन
यह है इनर मेम्ब्रेन जिसके कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और इसे कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी पर जो है नॉब लाइक F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नॉब लाइक ठीक है, तो यह पार्टिकल कहलाते हैं F1 पार्टिकल। ठीक है, और या ऑक्सीजोम्स। ठीक है, F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम्स। ठीक है, और यह किस प्रकार के होते हैं? नॉब लाइक। ठीक है, तो इट क्रिस्टी हैज नॉब लाइक पार्टिकल विच आर कॉल्ड एज F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम्स। ठीक है, अब यह जो ऑक्सीजोम्स या F1 पार्टिकल होते हैं दे कंटेन एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, इन माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन की जो है दो प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलाइसिस और एटीपी सिंथेसिस जो है, तो वह जो प्रक्रिया है एटीपी सिंथेसिस की वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसीलिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट बिकॉज यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होती है। एटीपी क्या है? एटीपी सेल की एनर्जी है, एटीपी बायोकेमिकल एनर्जी है। ठीक है, तो यह जो एटीपीज है यह यहाँ पर जो है प्रोड्यूस होते हैं और इन एटीपीज की फिर डिफरेंट अदर प्रोसेसेस में यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो डिफरेंट अदर प्रोसेसेस में किस प्रकार यूटिलाइजेशन होता है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। आगे जाके मैं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताऊंगी, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो उसमें जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का जो है यूटिलाइज होते हैं, एटीपी के बिना एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। तो इस प्रकार इन एटीपीज की डिफरेंट अदर जो है प्रोसेसेस में यूज किया जाता है। ठीक, तो नॉब लाइक पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है जो कि किस में मदद करता है? वो हेल्प करता है ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में या सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो ये हमने देखा इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी देखा हमने, नॉब लाइक F1 पार्टिकल होते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? डेंस एंड ग्रेन्यूलर मैट्रिक्स होता है इसका। ठीक है, मैट्रिक्स मतलब जो यहाँ पर इनर चैम्बर होता है, चैम्बर जो होता है उसमें मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इनर चैम्बर में जो फ्लूइड होगा दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स और यह जो है वो कहलाएगा इनर चैम्बर एंड इट कंटेन मैट्रिक्स। और इसका मैट्रिक्स होता है डेंस एंड ग्रेन्यूलर एंड व्हाट इट कंटेन? इट कंटेन 70S राइबोसोम्स and it contain DNA molecules। और यह DNA molecules हो सकते हैं सर्कुलर और नेक्ड DNA molecules। ठीक है, सर्कुलर मतलब जो है ऐसे DNA molecules जो कवर्ड रहेंगे और नेक्ड DNA molecules जो कवर्ड नहीं होंगे, जिनके ऊपर किसी प्रकार की कवरिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये DNA molecules होते हैं इस प्रकार से। ये हैं सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसी के अलावा जो है यहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं, 70S राइबोसोम्स मैट्रिक्स में।
ठीक है, और कुछ डेंस ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। ये डेंस ग्रेन्यूल्स इन्हें हम, ठीक है, डेंस ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो क्या क्या होता है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स कैसा होता है? डेंस और ग्रेन्यूलर होता है। इट कंटेन 70 राइबोसोम्स एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट एंजाइम्स भी होते हैं मैट्रिक्स में, और ये एंजाइम्स जो है ये क्या करते हैं? क्रेब साइकिल जो होती है, क्रेब साइकिल क्या है? क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल जो है रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। तो क्रेब साइकिल में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इनटू द रेस्पिरेशन, इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस, क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो होता है, ठीक है, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है उसमें डिफरेंट एंजाइम्स लगते हैं, और यह प्रोसेस एकदम डायरेक्ट नहीं होती है, यह प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है। एक केमिकल से दूसरा केमिकल बना, दूसरे से तीसरा केमिकल बना, और यह जो पूरा सीक्वेंस बनाया गया, समझाया गया, वह क्रेब ने समझाया और एक क्रेब साइकिल उन्होंने बताई, ठीक है। तो इस प्रकार ईएमपी पाथवे और क्रेब साइकिल के द्वारा जो है पूरे सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस बताई गई है, और यह जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है इसमें डिफरेंट एंजाइम्स लगते हैं। तो यह जो एंजाइम्स है वो कहाँ होते हैं? एक तो होते हैं F1 पार्टिकल में, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, और बाकी जो एंजाइम्स हैं वो इसके मैट्रिक्स में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इस प्रकार ये डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन में या ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं, और इस प्रकार यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होती है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, फाइन। तो स्ट्रक्चर हम पूरा पढ़ चुके, अब हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। तो जिस प्रकार हमने उसका स्ट्रक्चर देखा और समझा, तो उससे हम एक फंक्शन तो बिल्कुल बता सकते हैं, एटीपी सिंथेसिस का, ठीक है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, या एटीपी मिल्स, जहां पर एटीपी बनती हैं इसलिए इसे एटीपी मिल्स या पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? पावर हाउस में क्या होता है? पावर हाउस में बनती है बिजली, और बिजली क्या है? हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है, एक एनर्जी का स्रोत है, एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, जिसके बिना हमारी बहुत सारी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो एनर्जी का सोर्स है, उस एनर्जी को हम डिफरेंट अदर कामों के लिए यूज करते हैं। उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है सेल का, वहां पर सेल की एनर्जी बनती है और इस एनर्जी को फिर अदर फंक्शंस में यूटिलाइज किया जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज इट जनरेट्स द एटीपी, इट सिंथेसाइज द एटीपीज, ठीक है। Okay, so this is the one function, but it's a very major function because यहाँ पर ATP synthesis होती है, ATP store होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात बता दूं कि जिन सेल्स को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है उनमें ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मसल्स, मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा नंबर में होते हैं। क्यों? क्योंकि मसल्स जो हैं उन्हें एनर्जी फ्रिक्वेंटली चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तभी हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, और इनमें जो है स्पेशली रिलैक्सेशन जो होता है मसल का, उसमें एटीपीज की जरूरत होती है, और इसीलिए जो मसल सेल होती हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर हैं वो एज कंपेयर टू अदर सेल ज्यादा होते हैं, ठीक। तो ये हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम देखेंगे प्लास्टिड्स जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सेल स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड्स, ठीक है। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स जो है लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह लाइट माइक्रोस्कोप में इन्हें देख सकते हैं, स्कोपिक स्ट्रक्चर। लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होते हैं,
ठीक है, सेल स्ट्रक्चर जो है उसमें ये इनका साइज जो है वो काफी बड़ा होता है। दे आर द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, दे आर फाउंड इन प्लांट सेल्स, ऑल द प्लांट सेल्स एंड सम प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट में भी यह पाए जाते हैं जैसे कि यूग्लिना। ठीक है, तो यह जो प्लास्टिड्स होते हैं ये इनके फंक्शन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं ल्यूकोप्लास्ट और सेकंड होते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और प्लास्टिड्स दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनी प्रोकैरियोटिक्स में और फंगाई में और एनिमल सेल में। ठीक है, एनिमल सेल, फंगाई या एनी प्रोकैरियोटिक्स में दे आर एब्सेंट, दे आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, सिर्फ प्लांट सेल और कुछ प्रोटिस्ट में यह प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहते हैं। दो प्रकार के हैं, एक है ल्यूकोप्लास्ट और एक है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं दे रिजर्व द फूड, स्टोर द फूड। ठीक है, इन्हें कहा है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये फूड को रिजर्व करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, स्पेशली स्टार्च को। ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो नॉन कलर्ड और कलरलेस। ठीक है, बट ये जो होते हैं ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। ठीक है, स्पेशली अभी हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और ये जो प्लास्टिड्स होते हैं कलर्ड प्लास्टिड, ये ग्रीन कलर के या दूसरे अदर कलर्स के हो सकते हैं। जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मीन्स ग्रीन, तो ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड होते हैं दे हेल्प इनटू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है आपको बताइए होगा। फोटोसिंथेसिस जिसमें कि सनलाइट का उपयोग करके और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रयोग करके जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, तो और ये जो फूड है ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और इस फिर कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करके वो एनर्जी बनाते हैं। दैट मीन्स दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट को फोटोसिंथेसिस में, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन, तो लाइट की मदद से जो प्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और उस ग्रीन पिगमेंट की वजह से ही क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन दिखता है। ठीक है, तो यह जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्लांट को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जबकि अदर कलर्ड प्लास्टिड जो होते हैं दे हेल्प इनटू द पॉलिनेशन। कैसे पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो ये जो कलर्ड प्लास्टिड है ये डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, फ्लावर को, और उसकी मदद से क्या होता है, उसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब ये फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, इंसेक्ट जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ जाएगा या ऑन द सिमिलर फ्लावर ऑल्सो, वो क्या करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस प्रकार पॉलिन को जो है वो ड्रॉप कर देता है अदर फ्लावर पे, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यदि सेल्फ जो एक ही प्लांट के पॉलन ग्रेन्स हैं यदि वो स्टिग्मा पे जो है ड्रॉप डाउन होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है और इस प्रकार पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कलर्ड प्लास्टिड्स। ठीक, तो यह जो है हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप depending upon their function. So now we will see the structure of chloroplast because it is very important. क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार को, ओवल स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसकी भी दो मेम्ब्रेन होती हैं, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। साथ ही जो आउटर मेम्ब्रेन
के बाद अंदर जो है इनर चैम्बर होता है, और यह इनर चैम्बर इट कंटेन ग्रेन्युलर डेंस सब्सटेंस जिसे कि स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहा जाता है, कॉल्ड एज स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। यहां पर एक डायग्राम हम ऑफ कोर्स बना के देखेंगे किस प्रकार क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड दिस इज इनर चैम्बर। ठीक है, तो जब एक क्लोरोप्लास्ट को कट करके देखा जाएगा तो इस प्रकार से वह दिखेगा। ठीक है, यह है उसकी आउटर मेम्ब्रेन, यह है इनर मेम्ब्रेन, और यह है स्ट्रोमा। ठीक है, और यह जो स्ट्रोमा होता है इट कंटेन्स ग्रेना। ठीक है, ग्रेना क्या होता है? स्टैक्स ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। यदि हम कॉइन्स को एक के ऊपर एक रखेंगे तो वह क्या कहलाएगा? स्टैक्स ऑफ कॉइन। तो वह जिस प्रकार से दिखता है उसी प्रकार से ग्रेना दिखते हैं। तो वह किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है? ठीक है, और यह एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है किसका रहता है? स्ट्रोमा में। ठीक है, अब ये जो ग्रेना होते हैं, ठीक है, तो एक ग्रेना, ग्रेना जो है वो एक प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, इन सब को हम एक साथ कह रहे हैं ग्रेना। जब एक ग्रेनम का स्ट्रक्चर देखा जाता है तो वह कैसा होता है? स्टैक्स ऑफ कॉइन, कॉइन के ढेर की तरह, स्टैक्स ऑफ कॉइन, एंड इट हैज थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। इनके ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसे थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और ईच जो कॉइन होगा उसे कहेंगे थाइलोकॉइड। ईच कॉइन ऑफ स्टैक इज कॉल्ड एज थाइलोकॉइड। ठीक है, थाइलोकॉइड। और एक और बात बता दूं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ग्रेन्युलर डेंस सब्सटेंस जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स, इट इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होती है उसके दो स्टेप होती हैं, एक लाइट रिएक्शन जो कि सनलाइट की मौजूदगी में ही होती है, और एक होती है डार्क रिएक्शन जो कि अंधेरे में भी हो सकती है, जो रात के वक्त भी हो सकती है जबकि सूर्य नहीं हो। ठीक है, तो एक होती है डार्क रिएक्शन, एक होती है लाइट रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की वह होती है इसके स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में। ठीक है, और उसके बाद थाइलोकॉइड्स जो रहते हैं दे कंटेन द क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट या क्लोरोफिल पिगमेंट, और इसी की वजह से जो है ग्रीन कलर का दिखता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से द होल प्लांट इट लुक्स ग्रीन इन कलर। ठीक है, तो हमने देखा
ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं, देखें यह जो द होल will be called as grana as a plural form, लेकिन सिंगल को हम देखेंगे तो it will call as granum. ठीक है, granum में भी क्या है, this whole will be called as granum, और granum में क्या है, एक एक जो सिंगल यूनिट है it will be called as thylakoid, और यह जो थाइलोकॉइड्स होते हैं दे आर कवर्ड या लाइंड विद द थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन. ठीक है, अब यह जो स्ट्रोमा है इसमें डिफरेंट अदर स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि राइबोसोम्स और डीएनए मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो द स्ट्रोमा इट कंटेन्स डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स. ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा किसका स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट का. क्लोरोप्लास्ट का क्या है, एक ओवल स्ट्रक्चर है. ठीक है, दे आर द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, दे आर लाइट माइक्रोस्कोपिक सेल, they are found into the plant cell and some protist cell, and they are not present in any animal cell, all the fungi or the prokaryotes. ठीक है, the chloroplast is a oval shape. It contains the outer membrane and the inner membrane and the inner chamber. Inner chamber it contains the granular, dense granular substance which is called as stroma or matrix. Matrix has ribosomes, 70S ribosomes and DNA molecules in it, and it is the site for the dark reaction of photosynthesis. ठीक है, then we have seen the granum. Each granum is like a stack of coin, and each coin of stack is called as thylakoid. The whole is covered with the thylakoid membrane. Thylakoids contains the pigment. Green pigment is called as chlorophyll, and the chlorophyll is what? क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वही लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और इसीलिए फोटोसिंथेसिस हो पाती है. ठीक है, तो इस प्रकार क्लोरोफिल का फंक्शन क्या हुआ, इट हेल्प्स इनटू फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट को, एंड इट इज इन इटसेल्फ इट इज अ वेरी बिग वर्क फॉर प्लांट. ठीक है, प्लांट का खुद का फूड बनाना जो है वो क्लोरोप्लास्ट पे डिपेंड करता है, एंड इट इज कॉल्ड एज किचन्स ऑफ सेल. सेल का किचन कहलाता है. क्यों, किचन में हमारा खाना बनता है, उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट में सेल का खाना बनता है, प्लांट का खाना बनता है. ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एज किचन्स ऑफ सेल. ठीक, तो इस प्रकार हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड्स हमने पढ़े. ठीक है, अब हम देखने वाले हैं द नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड इट इज सेंट्रियोल. ठीक है, तो अब हम देखेंगे व्हाट इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स. सेंट्रोसोम्स जो हैं ऑल एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट आरबीजीज. ठीक है, और नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्लांट सेल. प्लांट सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं पाए जाते. ठीक है, एंड दे आर लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. दैट मीन्स लाइट माइक्रोस्कोप में इन्हें देखा जा सकता है. ठीक है, अब ये किस प्रकार का होता है इनका स्ट्रक्चर, ये हमने देखी पोजीशन. नाउ विल सी व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दे हैव. ठीक है, तो सेंट्रियोल्स जो होते हैं या सेंट्रोसोम्स, दे आर फॉर्म्ड ऑफ 2 centrioles, and each centriole is
cylindrical structure, or it is formed of 9 triplet microtubules, जो होती हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो कि बहुत स्मॉल होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, उनसे मिलकर यह बने होते हैं। ठीक है, तो 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर से यह सेंट्रियोल बने होते हैं और इस प्रकार के 2 डार्कली स्टेन्ड सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, जब सेल को स्टेन किया जाएगा तो जो सेंट्रियोल्स हैं या सेंट्रोसोम है, दे विल स्टैंड एज डार्क। ठीक है, तो डार्क स्टैंड लेते हैं ये, और साथ ही द साइटोप्लाज्म अराउंड द सेंट्रियोल इज ट्रांसपेरेंट, और उसे कहा जाता है सेंट्रोस्फीयर। सेंट्रोसोम के आसपास जो साइटोप्लाज्म रहेगा, इट विल बी ट्रांसपेरेंट, सो इट इज कॉल्ड एज सेंट्रोस्फीयर। ठीक है, अब इन सेंट्रियोल्स का या सेंट्रोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, तो दे फॉर्म द एस्टर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन जब होता है, ठीक है, इस प्रकार से जब सेल डिवीजन आपने यदि देखा हुआ तो यहां पर जो है इस प्रकार से, ठीक है, ये जो एस्टर फॉर्म करने का काम होता है यह सेंट्रियोल का होता है, और इन एस्टर फॉर्म की वजह से ही क्या होता है कि जब एक सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं तो जो क्रोमोसोम्स का इक्वली डिवीजन है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, वह इन सेंट्रियोल्स के एस्टर्स की वजह से होता है। तो दे फॉर्म्स द एस्टर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, और help in movement of chromosome in daughter cell। ठीक है, तो जो डॉटर सेल्स होंगी, एक सेल से जब 2 सेल्स बनती हैं तो दे विल कॉल्ड एज डॉटर सेल। तो इन डॉटर सेल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। सेल डिवीजन के वक्त यह क्रोमोसोम्स जो हैं वो डबल हो जाते हैं, और फिर जब पूरी सेल डिवाइड होती है तो यह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इन द बोथ ऑफ द सेल। ठीक है, और इसको कहते हैं सेल डिवीजन। तो ये जो क्रोमोसोम्स का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है डॉटर सेल्स में, यह किसका काम होता है? सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम्स का। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल्स, और इस प्रकार हम सभी सेल के स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। एंड नाउ वी विल सी द सेल इंक्लूजन्स एंड देन वी विल सी द न्यूक्लियस।